और मुझे लगता है कि ये कहानी थोड़ी सी बेचैन करने वाली है, थोड़ा सा परेशान करने वाली है। इस कहानी के आसपास हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में दिल्ली में एक दिल्ली गेट पे कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो वहाँ पे एक बार बहुत हुआ था कि कब्रिस्तान में कब्रों से मुर्दा चुराया जाता है और मुर्दा चोर है, वहाँ पे कुछ गैंग काम कर रहा है। नोएडा में एक बार ऐसी खबर आई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र से एक बार ऐसी खबर आई थी। मध्य प्रदेश से बहुत पहले एक ऐसी खबर आई थी। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें थी कि कुछ लोग कब्रिस्तान में जाकर लाशों को चुराते हैं। तो बीच में एक दो जगह ऐसी चीज़ें आई थी कि कई बार जो मुर्दा दफनाया जाता है उसके बाद फ़ौरन कुछ घंटों के अंदर, रात होते ही अगर दोपहर या शाम को दफनाया गया, तो कुछ ऐसे लोग गैंग काम करते हैं जो उन्हें निकाल कर कब्रों से ले जाते हैं और उसका इस्तेमाल साइंस के, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और ये तमाम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारी इस पर जांच भी हुई, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। कई मुर्दे गायब थे, ये फैक्ट ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा दिल्ली गेट के कब्रिस्तान पे या नोएडा में भी जब मैं कवर कर रहा था। लेकिन उसके तार कहाँ तक जाकर जुड़ते हैं ये पता नहीं चला। कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज इस तरह की चीज़ों को लेता नहीं है। लेकिन ये था कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए कई बार वो कारगर होता है और लाशें उतनी तादाद में मिलती नहीं है जितनी तादाद में ज़रूरत होती है। जैसे अपने मुन्ना भाई MBBS में एक सीन था, वो इसी सच्चाई से ही उठाया गया है। वो सीन है जिसमें पोस्टमार्टम करने के लिए, पोस्टमार्टम सीखने के लिए या डेड बॉडी के साथ काम करने के लिए लाशें नहीं थी, तो एक सर्किट जो है वो एक चाइनीज़ को उठा कर ले आता है बोरी में। हालांकि वो मज़ाहिया सीन था, कॉमेडी था, लेकिन हकीकत से नज़दीक है कि ऐसा होता है। तो ऐसी कई चीज़ें कवर की। लेकिन जो कहानी अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो वैसी कहानी मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुनी और सोच के ही अजीब सा होता है। अब मैंने उस पर शोज़ बनाए, वारदात में भी बनाए, उसके विजुअल आप क्राइम तक पे देखेंगे भी, और मैं कोशिश करूँगा वो पूरी स्टोरी भी जो है वो क्राइम तक पे इस लाइव के बाद अपलोड करें और आप लोग देखें, उसका इंटरव्यू सुने जिसका मेन विलन है। ये कहानी 2011 की है। ये अक्टूबर का महीना ही चल रहा है और अक्टूबर का ही महीना था, 31 अक्टूबर 2011। पाकिस्तान में एक जगह है सरगोदा। तो वहाँ से एक लड़का, एक नौजवान रोज़ी रोटी की तलाश में कराची पहुँचता है। जैसे हमारे यहाँ है, गांव से लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर नौकरी के लिए जाते हैं, तो वो भी सरगोदा से कराची आता है रोज़ी रोटी की तलाश में। और उसका नाम था मोहम्मद रियाज़। तो कराची में आके इधर उधर कुछ दिन मजदूरी करता है। फिर उसका एक लड़के से दोस्ती होती, जान पहचान, उसका नाम था निकनेम वज़ीरा। तो उस वज़ीरा के संपर्क में आता है। वज़ीरा जो है वो कराची के लियाकताबाद या एक और जगह है, वहाँ पे एक कब्रिस्तान में खुदाई का, कब्रों की और कब्रों को के ऊपर पानी डालने का काम करता था। जब किसी को दफनाते हैं उसके बाद सारी मिट्टी डाल दी जाती है, तो फिर मिट्टी इधर उधर ना हो तो उसके ऊपर पानी भी डाला जाता है। तो वज़ीरा ये काम करता था। तो जब रियाज़ कराची पहुंचता है तो वो उसको अपने साथ फिर कहता है कि तुम्हें काम चाहिए तो यहीं कब्रिस्तान में काम कर लो। तो अब ये दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जो रियाज़ है उसका मानना है, उसका कहना है कि कई बार उसने देखा कि शाम को जो लाशें ताज़ी दफनाई जाती थीं उसके कुछ घंटे के बाद अगर अंधेरा हो जाए तो ये जो वज़ीरा है ये कब्र का एक हिस्सा खोलता था, उसके अंदर जाता था, फिर थोड़ी देर बाद बाहर आता था। तो धीरे धीरे फिर उसने उससे पूछा कि ये क्या करते हो। तो फिर उसने उसको कहानी बताई और वही चीज़ रियाज़ का कहना है कि उसने उससे सीखी और वो खुद करने लगा। अब वो चीज़ क्या थी? होता क्या था कि कब्रिस्तान में जब भी असर के टाइम, असर एक 5 वक्त की नमाज होती है, तो उसमें एक जो असर की नमाज है वो अमूमन 4 से 5 बजे के शाम के दरमियान होती है। और मगरिब मतलब जब सूरज जैसे ही डूब जाता है उसके बाद नमाज होती है। तो उसका कहना था कि जैसे ही असर के वक्त कोई मुर्दा वहाँ दफनाने के लिए कब्रिस्तान लाया जाता था
तो ख़ास तौर पे इन दोनों की नज़र होती थी और उसमें रियाज की। तो दो चीज़ें थी, एक जो मुर्दा है वो लाश मर्द की है, औरत की है, लड़की की है, ये कैसे पता चले। तो उसमें पाकिस्तान और कराची में एक रवायत है वहाँ पे कि जो लड़कियाँ या औरतें होती हैं, मरने वाली फीमेल है, तो उनकी कब्र के इर्द गिर्द या उनकी कब्र पर एक चादर डाल दिया जाता है। तो उस चादर मतलब एक पर्दा है ताकि मर्द न देखें, जो दूर के रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं। तो वो एक चादर डाल दिया था। तो उस चादर, ये निशानी है जिस कब्र पे चादर हो कि ये कब्र किसी फीमेल की है, किसी महिला या लड़की की है। तो अब दो चीज़ें थी, जैसे ही रियाज और वज़ीरा ये देखते थे कि किसी कब्र पे चादर डाली गई है तो वो समझ जाते थे कि ये फीमेल है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये थी कि वो मुर्दा जो दफनाया जा रहा है या दफनाई जा रही है वो असर के आसपास दफनाई जाए, मतलब 4 से 5 के बीच में, शाम को। उसकी वजह क्या थी ये भी आगे बताऊंगा। मतलब ये नहीं कि सुबह दोपहर, शाम को। तो जब भी वो असर के वक्त दफनाने के लिए जो आते थे, 4-5 का वक्त होता था, उसके बाद 1-8 घंटा लगता है कब्रिस्तान में। तो 1 घंटे के बाद सारे अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सारे फिर अपना दफनाने के बाद दुआ फातिहा के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मगरिब, मतलब शाम, सूरज डूब चुका होता है। तो कुल मिलाकर 1 से 2 घंटा या कई बार 2.5 से 3 घंटे का ये टाइम होता होगा दफनाने के बाद का। तो जैसे ही असर के वक्त कोई वहाँ पे फीमेल को दफनाया जाता, चादर से वो पहचान जाते, उसके बाद लोग चले जाते, अंधेरा होता। तो जब अंधेरा होता तो रियाज कब्र के जिधर पैर होता है उस हिस्से को थोड़ा सा खोदता, इतना कि एक आदमी उसमें अंदर दाखिल हो सके। और उसके बाद उसमें से स्लैब जो होता है, जनरली दफनाने के लिए बहुत जगह पे लकड़ियों का पट्टा इस्तेमाल करते हैं ऊपर की तरफ। मुर्दा को नीचे लेटाने के बाद ऊपर लकड़ी या फिर पत्थर के स्लैब होते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है ताकि मिट्टी मुर्दे के ऊपर ना गिरे। तो वो पैर की तरफ से कब्र को खोदता, उतना हिस्सा जितने में वो अंदर दाखिल हो सके। उसके बाद एक स्लैब हटाता पत्थर का। कराची में पत्थर का ही चलन है, वहाँ पे वो अलग अलग छोटे छोटे पीसेस। अब इतनी जगह हो जाती कि वो आराम से कब्र में उतर जाता। उसके बाद वो उतरता और उस लाश के साथ, मतलब इसको रेप भी कहेंगे, ज़बरदस्ती कहेंगे, क्या मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली वो शब्द क्या होगा, क्योंकि मुर्दे के साथ रेप करना, ज़बरदस्ती आप कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी मुर्दा है, उसके अंदर जान नहीं है, विरोध भी नहीं कर सकता। लेकिन खैर जाकर वो अपनी पूरी हवस एक लाश के साथ, जिसको 2-3 घंटे पहले दफनाया गया था, वो करता। फिर बाहर आता, वापस वो स्लैब को फिट करता, मिट्टी वापस भरता, फिर से वो कब्र वैसे ही पूरी हो जाती और वो निकल लेता। और ये दोनों ही करते रहे, वज़ीरा और रियाज। फिर करीब कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद वज़ीरा की मौत हो जाती, क्योंकि वो ड्रग्स भी लेता था और वो सारी जो रिपोर्ट आई। अब ये अकेला बचता है रियाज, और इसका सिलसिला जारी था उसके मरने के बाद भी। एक बार, जिसने आखिरी बार जब की कहानी अब बता रहा हूँ इसको, क्योंकि वहीं से कहानी खुलती है। 2011 अक्टूबर का महीना था, 31 अक्टूबर की शायद बात है ये। शाम को असर के वक्त एक लड़की की लाश आती है वहाँ पे, जिसकी मौत हुई थी। उसको दफनाया जाता है। दफनाने के बाद लोग चले जाते हैं। हमेशा की तरह जाने के बाद वो करीब अंधेरा होने का इंतज़ार करता है, और जैसे ही अंधेरा होता है फिर वो पैर की तरफ से कब्र को खोदता है, उतना हिस्सा मिट्टी हटाता है, एक पत्थर का जो स्लैब था वो उसको बाहर निकालता है। इतनी जगह हो गई कि वो अंदर जा सकता है। अंदर जाता है और अंदर जाकर वो लाश के साथ ज़बरदस्ती करना या रेप करना शुरू कर देता है, अपनी हवस मिटाना। इसी दौरान, अब चूँकि अंधेरा है कब्र के अंदर, कब्रिस्तान में भी अंधेरा होता है जनरली, लेकिन कब्र में और भी अंधेरा होता है, उसकी नज़र 2 चीज़ों पे पड़ती है। एक तो जो जनरली जो जिन्हें दफनाया जाता है वो कफन में उन चेहरा वेहरा सब ढका होता है। उस लड़की का चेहरे का हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ था, तो उसका चेहरा दिख रहा था। कई बार ऐसा होता है,
कब्र में उतारने और इस दौरान में कुछ चीज़ें, कुछ गांठ खुल गई, तो वो चेहरा उसका जो है, या कई लोग कफन को बहुत टाइट भी नहीं बांधते हैं कि तकलीफ़ ना हो मुर्दे को, ये मोहब्बत और वो होती है सारी चीज़ें, लेकिन खैर मुर्दे को कोई एहसास नहीं होता। तो वो चेहरा खुला हुआ था, उसकी दांत जो है इसको दिखाई देती है, दांत चमक रहा था। अचानक उसी बीच में दांत के बाद इसकी नज़र उसकी आंखों पे पड़ती है। उस लड़की की आंखें खुली हुई थी और उसकी आंखों से एक अजीब सी एक रोशनी सी आ रही थी, जो इसने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है। तो इसको यह एहसास हुआ कि ये लड़की जिंदा है या जिंदा हो गई, या ये जो हरकत कर रहा है इसकी वजह से वो अचानक वो भूत बन गई, क्या बन गई। लेकिन ये बदहवास डर गया और चीखने लगा, और चीखता चिल्लाता ये कब्र से अचानक बाहर निकलता है और बदहवासी में भागता है। अब कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग और भी मुलाजिम होते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं सारे, तो ये भागता है बदहवास, इसके कपड़े पे मिट्टी विट्टी सब कुछ है। तो वो लोग इसको बदहवासी में भागते हुए देखते हैं, पूछते हैं, ये कुछ बता नहीं पाता। तब तक कुछ लोगों को वो भी होता है कि क्या हुआ। तो कुछ लोग कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, तो उन्हें अचानक एक जगह एक पत्थर हटा हुआ और कब्र खुली हुई दिखाई देती कि वहाँ से मिट्टी भी है, पत्थर भी बाहर निकला है। तो उन्हें कुछ शक होता है, पता किया जाता है कि ये क्या था। तो पता चला कि एक लड़की की मौत हुई थी, उसी को अभी 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले दफनाया गया है, और वही कब्र खुली हुई थी। तो कुछ लोगों को शक होता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जब लोग दफना कर गए थे किसी महिला को, तो अगली बार जनरली जब इस तरह की मौत होती है तो लोग अगले कई दिनों तक लगातार पाबंदी से कब्रिस्तान जाते हैं, दुआएं करते हैं, कब्र के आसपास भी बैठते हैं अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि अपनों की मौत होती है तो तकलीफ़ होती है। तो कई बार लोग जब वहाँ गए तो पता चला कि उनकी कब्र, उन्होंने देखा कि ये हम तो इस तरीके से करके गए थे, ये अजीब सा ऐसा लगा, पहले खुला है फिर ज़बरदस्ती मिट्टी डाली गई है। शक होता था लेकिन सबूत नहीं था। लेकिन उस दिन जब ये भागा तो अचानक लोगों को लगा, तो खैर इसको पकड़ा गया, फिर इससे पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तब इसने फिर कहानी सुनाई। अब उसके बाद ये था कि इसकी तो जान ही चली जाती, लोग इतने गुस्से में थे। लेकिन खैर वो जो बाकी कब्रिस्तान के मुलाजिम और ये थे सब, उन्होंने पुलिस को बुलाया। फिर कराची की पुलिस आती है, उसको अपने साथ ले जाती है, और ये अब कराची पुलिस को अपनी कहानी सुनाता है। जो पूरी कहानी थी, ये पाकिस्तान के इतिहास में इससे बड़ा रेपिस्ट नहीं हुआ था। हालांकि इसको फिर वही कहूँगा कि मुर्दों के साथ रेप करने वाला था ये। इसने जो गिनती बताई वो 48 थी। इसने कहा कि चूँकि ये कराची पाकिस्तान में है, तो उसने कहा कि इसने कुल 48 ख्वातीन के साथ कब्र में उतरकर उनके साथ रेप किया। और इसका ये कहना था कि उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, बस उसे वजीरा ने शुरू में बताया था ये तरीका। तो हमेशा ये करता था कि जब भी कोई लाश 2-3 घंटे पहले दफनाई जाती थी, वो अगर किसी महिला की, किसी ख्वातीन की है, और शाम के वक्त, तो शाम के वक्त इसलिए कि अगर सुबह से दफनाई गई तो कई बार ये होता है कि अगर गर्मी है, कब्र के अंदर है, तो वो फिर लाशें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, और ताज़ी लाशें जो होती हैं उसमें कुछ इसको बुरा नहीं लगता है। वो सोच थी उसकी कुछ वैसी। तो ये टोटल 48 लाशों के साथ, 48 मुर्दों के साथ रेप करने की बात कबूल करता है। और फिर पाकिस्तानी मीडिया में बाकायदा इसका इंटरव्यू आता है, और फिर कोहराम मच जाता है। हर एक आदमी फ़ौरन, पूरा पाकिस्तान इसको मतलब फ़ौरन से फ़ौरन मौत की सज़ा देने की बात करता है। लेकिन फिर कानून भी था। तो 48, जैसे अपने यहाँ निठारी मामले में कि 17-18 बच्चों की मौत हुई थी, और उसमें अलग अलग मुकदमा चल रहा है, जिसमें अब तक 12 में फांसी की सज़ा हो चुकी है कोहली को। सेम पाकिस्तान में इसके साथ अब तक करीब 48 में से 8-10 मामलों में इसको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है, और अभी भी ये जेल में है, फांसी हुई नहीं है। लेकिन ये है कि इसको कभी भी फांसी हो सकती है। तो जब इससे पूरी बातचीत हुई, फिर उसका ये भी हुआ कि ये जहनी तौर पे फिट नहीं है, होश में नहीं है, लेकिन उसको सारी चीज़ें याद थी। लेकिन यह कि कहीं ना कहीं वो दिमागी रूप से थोड़ा सा था, लेकिन इसका फ़ायदा ना हो कोर्ट में, इसलिए दूसरी तरफ से भी बात की गई। और इसको जो वैसे साइंटिफिक टर्म, जो मेडिकल टर्म एक ये भी आया था कि नेक्रोफीलिया इसको कहते हैं, जो मुर्दों के साथ और इस तरह की चीज़ें अपनी हवस मिटाते हैं। तो ये थी वो कहानी जो कराची की थी, और कैसे एक शख्स मुर्दा लड़कियों के साथ कब्र में उतरकर
और उनका रेप करता था, उनके साथ ज़बरदस्ती करता था। ये इसका एक पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि जो इसने टाइम फ्रेम बताया कि हमने इतने महीनों में, ये 48 या 1.5 से 2 साल का वक्फा था टाइम तक गैप, उसमें इन 48 महिलाओं के साथ 48 कब्रों में उतरकर हमने ये किया। तो जब ये खबर फैली उस इलाके में, चूँकि कब्रिस्तान हर अपने इलाके के हिसाब से होता कि नियरेस्ट जहाँ पे होता वहाँ पे, तो वो जो इलाका था और उस दौरान में जितनी भी वहाँ पे महिलाओं की मौत हुई थी, वो सारे घर वाले, उनकी जहनी हालत आप सोचिए, वो सब कब्रिस्तान जाते थे और वो कब्र, फिर पुलिस भी उसको लेकर गई निशानदेही के लिए कि बताओ तुमने कौन कौन सी कब्र खोदी, और वो जिस जिस कब्र की तरफ इशारा करता था उस कब्र में लेटे मुर्दे के रिश्तेदारों के दिल, जहन, दिमाग पे क्या होता होगा, वो क्या कुछ सोच रहे होंगे, ये आपको मैं बता भी नहीं सकता और आप शायद सुन भी नहीं सकते। लेकिन उन 48 परिवार के लोगों के लिए ये गम मतलब आज भी वैसे ही है, क्योंकि ज़िंदगी भर जिंदा रहते हुए तमाम तकलीफ़ें, मुसीबतें हम सब झेलते हैं, लड़ते हैं, जद्दोजहद करते हैं। मरने के बाद भी अगर क्राइम, जुर्म और ऐसी सोच ऐसे लोगों से पीछा न छूटे तो ये बताए कि फिर इंसान जाए तो कहाँ जाए। मतलब एक मौत के बाद कहते हैं कि ज़िंदगी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब आप इस दुनिया के हो भी नहीं और इस दुनिया से आपका लेना देना भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद इसी दुनिया के लोग कब्र में सो रहे मुर्दे तक को नहीं छोड़ते। तो वो 48 फैमिली, जब ये चीज़ें हुई, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और जिस जिस कब्र की तरफ वो इशारा करता था, हर दुआ मांगता था कि शायद इसमें हमारे अपने का कब्र ना हो, लेकिन निकलता था तो उनकी अपनी एक सोच, अपनी एक तकलीफ़ थी। तो ये थी कहानी पूरी। इस पे आगे अब मैं, और चूँकि जितनी जानकारी थी आपको मैंने पूरी बता दी और शायद आगे बोल भी ना पाऊँ। अब मैं एक दो शिकायतें थी। एक ज़ाम्बिया से हमारे रिजवान साहब हैं, उन्होंने स्पेशली कहा था कि मैंने उनका नाम गलत लिया था, तो माफ़ी चाहता हूँ रिजवान साहब। और ये ज़ाम्बिया में है, मुझे बड़ी खुशी हुई, आप इतने दूर हैं और फिर भी आप क्राइम तक पाबंदी से देखते हैं। अब एक सिर्फ मैं लास्ट चीज़ स्पेशली मैं आप लोगों से भी कहूँगा, एक दीप बैदवान है, ये मोहाली से हैं, इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा एक मेल लिखा है और बड़ा मार्मिक मेल है। दीप बैदवान शायद अभी 23 साल उम्र होगी, और जब ये 8 साल के थे तब इनकी माँ के बैक में और स्लिप डिस्क या और भी चीज़ें थी, तो वो प्रॉब्लम थी जिसका ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जब ये 8 साल के थे दीप बैदवान, तब से जो इनकी मदर हैं वो लगातार बेड पे ही रहती हैं, चलना फिरना, बैक में है तो आप समझ सकते हैं मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे रात को बहुत तकलीफ़ होती है। बैदवान का ये कहना था कि मैं कई बार नींद नहीं आती उनको तो पैर दबाता रहता हूँ। हालांकि माँ बाप की सेवा करना सबके लिए फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, लेकिन इनका ये था कि जब से, और मैं इसको आप लोग इस तरीके से लीजिए, मुझे ऐसे मेल को पढ़ के मैं बड़ा इमोशनल हो गया था, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप सब हमारे ही परिवार के, क्राइम तक के आप परिवार के लोग हैं। तो दीप बैदवान ने मेल में लिखा कि जब से क्राइम तक में एक दिन उन्होंने ऐसी अपनी माँ को निठारी की कहानी सुनाई और उसके बाद से फिर वो कहानी सुनने की आदी हो गई, और इस कहानी में वो इतना फिर सुनने लगती हैं कि वो उनको दर्द जो है वो नहीं होता और गायब हो जाता है। ये उन्होंने लिखा है दीप बैदवान ने। तो और उन्होंने बड़ा थैंक्स लिखा इसके लिए पूरी क्राइम तक की टीम को। तो मैंने इसलिए शेयर किया कि अगर इस वजह से अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ किसी की कम होती है तो हम लोग के लिए शायद ज़्यादा इससे बड़ी कामयाबी की चीज़ और कोई नहीं, और खुशी की चीज़ नहीं है, क्योंकि हम अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते, कम से कम दुख न दें। और अगर इन चीज़ों से किसी को कुछ भला होता है, दुख दर्द तकलीफ़ दूर होती है, तो मुझे लगता है ऐसे काम मैं 1000 बार करना चाहूँगा और करूँगा। तो दीप बैदवान साहब, एक तो आप बिल्कुल अपनी माँ की सेवा में लगे रहिए और उनको मेरा प्रणाम भी कहिएगा, और हम सब पूरी क्राइम तक परिवार भी ये दुआ करेगी कि उनकी जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो अच्छी हो और ठीक हो जाए वो पूरी तरह से, और फिर सब कुछ अच्छा हो। तो बस इतना ही कहूँगा। बाकी कल आपसे फिर 9 बजे मुलाकात होगी। आज असल में वारदात भी थोड़ा सा अटका हुआ है और हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। एक खबर आई है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि नदी नाले कुएं से जो है AK-47 राइफ़ल
मुंगेर में, बिहार का एक मुंगेर जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, तो वहाँ से बरामद हो रहे हैं। अब तक 20 AK-47 राइफल बरामद हो चुका है, और एक AK-56 एक सिर्फ मिला था संजय के घर में, तो उनको 5-6 साल की सज़ा हो गई थी। तो उसके ऊपर पूरी कहानी हो चुकी है, अपडेट लगातार आ रहा है।